वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम जनसंख्या संगठन पार्ट 2 के अंतर्गत जनसंख्या संगठन के महत्वपूर्ण बिंदुओं की चर्चा और प्रश्नों के माध्यम से इसे समझने का प्रयास करेंगे, जिसमें पहला है व्यावसायिक संरचना। व्यावसायिक संरचना जनसंख्या की व्यावसायिक संरचना से तात्पर्य वह जनसंख्या है जो विभिन्न व्यवसायों में कार्यरत है। इसे कार्यशील जनसंख्या भी कहते हैं, जिसमें 15 से 59 आयु वर्ग के लोगों को सम्मिलित किया जाता है। तो व्यावसायिक संरचना के अंतर्गत कार्यशील जनसंख्या जो कि 15 से 59 वर्ष आयु वर्ग की होती है, उसे सम्मिलित किया गया है। यही आयु वर्ग व्यावसायिक संरचना को प्रकट करता है। व्यावसायिक जनसंख्या किसी क्षेत्र के आर्थिक विकास को सबसे अधिक प्रभावित करने वाला कारक है, क्योंकि व्यावसायिक जो जनसंख्या है, यह हम जिसे कहें कार्यशील जनसंख्या, ही किसी देश में आर्थिक विकास से सीधे जुड़ी होती है। तो यही एक ऐसी जनसंख्या है जो वहाँ के आर्थिक विकास को सबसे अधिक प्रभावित करने वाला कारक है। विकासशील देशों में उच्च जन्म मृत्यु दर के कारण व्यावसायिक जनसंख्या कम होती है। तो विकासशील देश जैसे भारत है, पाकिस्तान है, दूसरे ऐसे देश हैं, उनमें विकासशील देशों में उच्च जन्म मृत्यु दर के कारण व्यावसायिक जनसंख्या यानी कार्यशील जनसंख्या कम पाई जाती है, जबकि विकसित देशों में निम्न जन्म मृत्यु दर के कारण व्यावसायिक जनसंख्या अधिक पाई जाती है। प्रायः ऐसा देखा गया है। तो व्यावसायिक संरचना को 4 क्रियाओं में विभाजित किया जाता है। व्यावसायिक संरचना के 4 क्रियाएं हैं मुख्यतः। पहला है इसमें प्राथमिक क्रिया। प्राथमिक क्रिया में क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं, इनको हम प्राथमिक आर्थिक क्रियाकलापों की दृष्टि से भी समझ सकते हैं। तो प्राथमिक क्रियाएं में कृषि, वानिकी, मत्स्य, खनन आदि क्रियाएं शामिल हैं। द्वितीय क्रियाएं हैं विनिर्माण उद्योग, सभी प्रकार के उद्योग इसमें सम्मिलित हैं। तृतीय क्रियाओं में एक तो सभी प्रकार की सेवाएं, नौकरियां, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर की हों या गवर्नमेंट सेक्टर की हों। इसके अलावा परिवहन एवं संचार भी तृतीय क्रिया में सम्मिलित है। चतुर्थ क्रियाओं में सभी प्रकार की सेवाएं, जो कि जैसे विशेषकर उच्च जो सेवाएं होती है, जैसे अनुसंधान, विकास से जुड़े हुए कार्य, इस प्रकार के जो क्रियाकलाप हैं वो चतुर्थ क्रियाओं में सम्मिलित हैं। अब है जनसंख्या का ग्रामीण नगरीय संगठन। जनसंख्या को निवास स्थान के आधार पर ग्रामीण और नगरीय वर्गों में विभाजित किया जाता है। ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों की जीवन शैली तथा कार्यों में विभिन्नता पाई जाती है। ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में लिंग संगठन, व्यावसायिक संरचना, जनसंख्या घनत्व तथा विकास के स्तर समान नहीं पाए जाते। तो जनसंख्या को निवास स्थान के आधार पर ग्रामीण और नगरीय वर्गों में विभाजित किया गया है। तो इसमें हम मुख्यतः देखते हैं कि ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में लिंग संगठन, व्यावसायिक संरचना भी अलग अलग होती है, कार्यों का प्रकार भी अलग होता है। नगर और ग्रामीण क्षेत्र के कार्यों में अंतर पाया जाता है, इसलिए व्यावसायिक संरचना भिन्न पाई जाती है दोनों क्षेत्रों में। जनसंख्या का घनत्व तथा विकास का स्तर भी जो है ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में समान नहीं पाए जाते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकांश जनसंख्या प्राथमिक कार्यों जैसे कृषि, पशुपालन, मत्स्य, वनोत्पादन, खनन आदि कार्यों में संलग्न रहते हैं, जबकि नगरीय क्षेत्रों में द्वितीयक एवं तृतीयक क्रियाओं, जिनमें उद्योग, व्यापार, यातायात आदि सेवाओं को संलग्न किया गया है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक आर्थिक क्रियाकलाप होते हैं, जबकि नगरीय क्षेत्रों में द्वितीयक एवं तृतीयक आर्थिक क्रियाकलाप, जिसमें उद्योग, व्यापार, यातायात आदि सम्मिलित हैं। विकसित देशों में नगरीय जनसंख्या अधिक पाई जाती है। इसके विपरीत विकासशील देशों में ग्रामीण जनसंख्या अधिक पाई जाती है। विश्व के नगरीय ग्रामीण लिंग संगठन में पश्चिमी तथा पूर्वी देशों में पर्याप्त अंतर पाया जाता है। तो पूरे विश्व में जो नगरीय जनसंख्या है वह जो है विकसित देशों में अधिक पाई जाती है। विकसित देशों में नगरीय जनसंख्या की अधिकता पाई गई है। इसके विपरीत जो विकासशील देश हैं वहाँ ग्रामीण जनसंख्या अधिक पाई जाती है। विश्व के नगरीय ग्रामीण लिंग संगठन में पश्चिमी तथा पूर्वी देशों में पर्याप्त अंतर पाया जाता है। इसका मुख्य कारण पश्चिमी देशों में औद्योगिकरण अधिक पाया जाता है, जबकि पूर्वी देशों में कृषि कार्य अधिक होता है, जिसमें
यहाँ पर ग्रामीण जनसंख्या अधिक पाई जाती है। तो जो आपके पश्चिमी देश हैं, जैसे अमेरिका है, यूरोपीय देश हैं, उत्तरी अमेरिकी और दक्षिण अमेरिकी देश हैं, यूरोपियन कंट्रीज हैं, तो वहाँ पर नगरीय जनसंख्या अधिक पाई जाती है क्योंकि वहाँ पर औद्योगिकरण अधिक पाया गया है। जबकि पूर्वी देश जैसे भारत सहित दक्षिणी पूर्वी एशिया एवं एशियाई जितने भी देश हैं, वहाँ पर कृषि कार्य की अधिकता पाई गई है, जिससे वहाँ पर ग्रामीण जनसंख्या अधिक पाई जाती है। अगला हमारा टॉपिक है जनसंख्या संगठन के अंतर्गत साक्षरता। साक्षरता भारत में 7 वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्ति को किसी भी भाषा में पढ़ लिख सकता है, यानी किसी एक भाषा में भी अगर कोई व्यक्ति पढ़ लिख सकता है और जिसमें अंकगणितीय परिकलन की समझ है, यानी उसे सामान्य जो गणित होती है, जोड़ना, घटाना, माइनस प्लस करना और इससे सहित जो अंकगणितीय परिकलन की जो क्षमता है उसमें पाई जाती है, तो उसको हम साधारण शब्दों में साक्षर कहते हैं। तो ऐसा व्यक्ति जो किसी एक भाषा को अच्छी तरह से पढ़ लिख सकता है और उसमें अंकगणितीय परिकलन की समझ है, तो ऐसा व्यक्ति को हम साक्षर कह सकते हैं। साक्षर जनसंख्या किसी देश का महत्वपूर्ण मानव संसाधन माना जाता है, जो उस देश के सामाजिक आर्थिक विकास का सूचक होता है, क्योंकि साक्षर व्यक्ति किसी भी विषय वस्तु को समझने में सक्षम होता है, तो इसलिए उसको किसी देश के सामाजिक आर्थिक विकास का सूचक कहा जाता है। तो ऐसी जनसंख्या जो साक्षर है एक महत्वपूर्ण मानव संसाधन मानी गई है। साक्षरता द्वारा रहन सहन का स्तर, प्रति व्यक्ति आय, महिलाओं की सामाजिक स्थिति तथा सरकार की नीतियां निर्धारित होती है। तो साक्षरता का स्तर यह निर्धारित करता है कि किसी देश में रहन सहन कैसा है, वहाँ की प्रति व्यक्ति आय कैसी है, महिलाओं की सामाजिक स्थिति कैसी है उस देश में, सरकार की नीतियाँ कैसी है, तो उस देश में सरकार ने कैसी नीतियों का निर्धारण कर रखा है। आर्थिक विकास का स्तर साक्षरता का परिणाम और कारण दोनों माने जाते हैं। तो किसी देश में अगर आर्थिक विकास हुआ है तो यह माना गया है कि वहाँ पर साक्षरता का स्तर क्या है, और वास्तव में किसी देश का आर्थिक विकास साक्षरता का परिणाम और कारण दोनों माने जाते हैं। तो अगर वहाँ आर्थिक विकास हुआ है तो उसका कारण क्या है, साक्षरता है, और इसका जो आर्थिक विकास किसके परिणाम स्वरूप हुआ है, साक्षरता के परिणाम स्वरूप हुआ है, ऐसा माना गया है। तो साक्षरता एवं देश के सामाजिक आर्थिक विकास में धनात्मक संबंध पाया जाता है। तो यानी कि किसी देश में अगर साक्षरता अधिक है तो वहाँ निश्चित तौर पर सामाजिक आर्थिक विकास भी अधिक होगा। विकासशील देशों में निम्न साक्षरता अनुपात को निम्न आर्थिक विकास का कारण माना जाता है। तो विकासशील देश, जितने भी विकासशील देश हैं उनमें निम्न साक्षरता अनुपात को निम्न सामाजिक आर्थिक विकास का कारण बताया गया है। तो विकसित देशों में उच्च सामाजिक आर्थिक विकास पाया जाता है, जिसका मुख्य कारण वहाँ पर साक्षरता का अधिक होना है। अतः वर्तमान समय में पिछड़ेपन को कम करने के लिए साक्षरता अनुपात में वृद्धि करना महत्वपूर्ण उपाय है, जिससे किसी देश का अधिक और सामाजिक विकास होगा। तो ये शिक्षा जो है किसी देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो इसमें हम जो है यहाँ पर साक्षरता को हम पिछड़ेपन का मूल कारण मान सकते हैं। तो अगर किसी देश में सामाजिक आर्थिक विकास लाना है तो सबसे पहले हमें उस देश की जनसंख्या, जिसे हम मानव संसाधन कहते हैं, तो को साक्षरता के स्तर पर सुदृढ़ बनाना होगा, वहाँ साक्षरता अनुपात को बढ़ाना होगा, तभी जो है उस देश का आर्थिक और सामाजिक विकास संभव है। तो इस क्रम में इस चैप्टर को, जनसंख्या संगठन को समझने के लिए हम कुछ प्रश्नों का भी सहारा लेते हैं। इसमें पहला प्रश्न है, विकासशील देशों में नगरीकरण की तीव्र दर क्यों है? तो विकासशील देशों में बड़े नगरों, महानगरों की जनसंख्या वृद्धि में अधिक तीव्र दर होती है। इसका प्रमुख कारण ग्रामीण क्षेत्रों से नगरों की ओर प्रवास है। तो विकासशील देश जितने हैं, भारत सहित जितने भी विकासशील देश हैं, उनमें आप देखते हैं कि ग्रामीण जनसंख्या का पलायन धीरे धीरे नगरीय क्षेत्रों की हो रहा है। तो पलायन के कई कारण हैं, जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार का अभाव, और नगरों की ओर जो है हमारा
अधिक आकर्षित होना, वहाँ की सुविधाओं को देखते हुए, शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन आदि की सुविधाएं देखते हुए, तो विकासशील देशों में नगरों की ओर अधिक प्रवास हुआ है, जिससे वहाँ पर नगरीकरण धीरे धीरे बढ़ रहा है। दूसरा प्रश्न इसमें है, विश्व के विभिन्न देशों में साक्षरता दर में अधिक विषमता क्यों पाई जाती है? तो विश्व स्तर पर विभिन्न देशों में सामाजिक आर्थिक विकास, नगरीकरण, जीवन स्तर, महिलाओं का सामाजिक स्तर, शिक्षा सुविधाएं एवं सरकारी नीतियों में समानता नहीं मिलती। तो इसी असमानता के कारण विश्व स्तर पर साक्षरता दर में पर्याप्त विषमता पाई जाती है। तो विभिन्न देशों में सामाजिक आर्थिक विकास का स्तर अलग अलग है। नगरीकरण भी इसका एक मुख्य कारण है। जहाँ नगरीकरण अधिक हुआ है वहाँ साक्षरता दर अधिक पाई जाती है। जीवन स्तर, लोगों का जीवन स्तर भी साक्षरता दर को प्रभावित करता है। जिस देश में जीवन स्तर उच्च पाया गया है, प्रायः वहाँ साक्षरता दर अधिक पाई गई है, और जहाँ आर्थिक विकास कम होने से जीवन स्तर कम पाया गया है, वहाँ साक्षरता दर भी कम है। महिलाओं का सामाजिक स्तर भी जो है किसी देश में साक्षरता को प्रदर्शित करता है। अगर महिलाओं का सामाजिक स्तर ऊंचा है तो वहाँ महिलाओं में साक्षरता दर अधिक होगी। इसके विपरीत जहाँ महिलाओं का सामाजिक स्तर निम्न है, वहाँ साक्षरता दर कम पाई जाती है। शिक्षा सुविधाएं एवं सरकारी नीतियाँ भी किसी देश में साक्षरता दर को प्रभावित करती हैं। अगर किसी देश में शिक्षा सुविधाएं अधिक हैं और सरकारी नीतियां भी साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए बनाई जाती हैं, तो ऐसे देश में साक्षरता दर अधिक मिलती है। इसके विपरीत जिन देशों में शिक्षा सुविधाएं कम हैं, सरकारी नीतियां लोगों को शिक्षित करने के अनुकूल नहीं है, तो ऐसे देशों में साक्षरता दर भी कम पाई जाती है। इसी असमानता के कारण विश्व स्तर पर साक्षरता दर में पर्याप्त विषमताएं पाई जाती हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।